लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस, जिसमें मैंने आपको कुछ सेक्शंस करवाए थे। एक बार आइए क्विकली रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने कर ली थी। बट हम रिवीजन जो होगा इस बार सेक्शन से ना करके चार्ट से करेंगे। तो चार्ट को ओपन करिएगा, पेज नंबर 234 पर। इस चार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि आपको सैलरी के अंदर लॉसेस हो नहीं सकते, तो यहां पर आ गया नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और हाउस प्रॉपर्टी में ही आपको इनकम है तो आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। इट मींस आप इंटर सोर्स सेट ऑफ कर सकते हैं। आप इंटर सोर्स सेट ऑफ कर सकते हैं। इंटर सोर्स का मतलब हो गया within a house property head, if you have a loss and if you have a income, then you can set off with each other। आप उन्हें आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई वहां पर इश्यू आपको नहीं आएगा। अगर आपको नॉन स्पेक्यूलेटिव में लॉस है, अगर आपको नॉन स्पेक्यूलेटिव में लॉस है और नॉन स्पेक्यूलेटिव में ही आपको इनकम है, तो आप उसे आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपस में उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉन स्पेक्यूलेटिव में लॉस है और इसके दूसरे सोर्स में, दूसरा सोर्स मींस स्पेक्यूलेटिव, तो वहां पर आपको इनकम है। तो अगर आपको मान लीजिए स्पेक्यूलेटिव में इनकम होती है लेकिन आपको नॉन स्पेक्यूलेटिव में लॉस होता है, तो आप इसे आपस में सेट ऑफ कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको नॉन स्पेक्यूलेटिव में इनकम है लेकिन स्पेक्यूलेटिव में आपको लॉस है, तो आप इसे आपस में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। बताइए आंचल, आपका आपका क्या डाउट है, बताइए। बताइए जल्दी से। सर, as non-speculative business can be set off only from the non-speculative all or all sources। एक नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, क्या वो सभी सोर्सेस से इन पीजीबीपी सेट ऑफ हो सकता है या नहीं? आंसर यहीं पर मिलेगा हमें, इस बात का आंसर हमें यही मिलेगा। देखिए, नॉन स्पेक्युलेटिव का इस इनकम से हो सकता है, नॉन स्पेक्युलेटिव का इस इनकम से हो सकता है, नॉन स्पेक्युलेटिव का इस इनकम से हो सकता है। लेकिन ये इनकम थोड़ी होती है, ये इनकम थोड़ी होती है, ये तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होते हैं। ये भी इनकम थोड़ी होती है, ये तो एक्सपेंसेस होते हैं। ये भी इनकम थोड़ी होती है, ये भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को छोड़ दूं तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा स्पेक्यूलेटिव और मेरे पास बचा स्पेसिफाइड। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब निकल के आया कि सर, अगर आपको नॉन स्पेक्यूलेटिव में लॉसेस हैं तो आप उसे नॉन स्पेक्यूलेटिव से तो कर ही सकते हैं, आप उसे स्पेक्यूलेटिव से भी कर सकते हैं और आप उसे स्पेसिफाइड के इनकम से भी कर सकते हैं। अगर आपको नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में लॉसेस हैं तो आप उसे स्पेक्यूलेटिव के इनकम से भी सेट ऑफ कर पाएंगे और आप उसे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी से भी कर पाएंगे। ठीक है, कहीं आप लिख लीजिएगा इस बात को, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी set off with speculative business as well as
स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, बट, नहीं रहने दीजिए, बट वाली लाइन रहने दीजिए, ठीक है, बताइए। हाँ, तो फिर हम आगे क्या पढ़ रहे थे सर? फिर हमने ये पढ़ा था कि जो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉसेस होंगे, जो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर लॉसेस होंगे, ये केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होंगे। ये नॉन स्पेक्यूलेटिव से नहीं हो सकते, स्पेक्यूलेटिव से नहीं हो सकते। और बाकी ये जो तीन आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इनकम नहीं, ये खर्चे होते हैं, तो यहां पर हम इस चीज को देखेंगे नहीं। इसी तरह फिर हमने देखा कि अगर आपको कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होगा। आपको चार्ट पढ़ना तो आ गया है ना? कहीं अभी अगर चार्ट को इंटरप्रेट करने में कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चार्ट की इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आपको एक मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है तो। शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अदर सोर्सेस, अगर आपको ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फोर्स रेसेस में लॉसेस हो गए हैं, तो ना तो ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम से सेट ऑफ होगा, मना कर दिया, ना ही ये इंटरेस्ट की इनकम डिविडेंड की इनकम से सेट ऑफ होगा, मना कर दिया। इसी तरह अगर आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी में लॉसेस हो गए हैं, तो ना तो ये हॉर्स रेसेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, मना कर दिया, और ना ही ये डिविडेंड से सेट ऑफ होगा, मना कर दिया। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई, इंटरेस्ट में लॉस हो गया, तो ये बाकी जो दूसरे हेड हैं, बाकी जो दूसरे सोर्सेस हैं, इंटर सोर्सेस, उनसे सेट ऑफ हो जाएगा, उनसे सेट ऑफ हो जाएगा। बताइए, कोई कंफ्यूजन है इतने पार्ट पर? इंटर सोर्सेस के पार्ट पर कोई कंफ्यूजन? बताइए आंचल, क्या पूछ रहे हैं इंटरेस्ट के लिए? इंटरेस्ट लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द लॉटरी। चार्ट बताइए, चार्ट से बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फिर हम पहुंचे थे इंटर हेड पर। इंटर हेड, इंटर हेड में क्या समझा था हमने? सैलरी के अंदर तो सर हमें लॉस हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सेट ऑफ जो होगा 2 लाख का ही होगा। नॉन स्पेक्यूलेटिव को हम कहीं से भी कर सकते हैं, सैलरी से नहीं कर सकते हैं, और कैजुअल इनकम से नहीं कर सकते हैं। रुकिएगा चंचल, देखिए, इंटरेस्ट में आंचल ने पूछा लॉस है मुझे, और यहां पर मुझे इनकम है, यहां पर मुझे इनकम है। हमने चार्ट में क्या बना रखा है? हो सकता है, इसका मतलब इंटरेस्ट में अगर मुझे लॉस हो गया, तो मैं इसे इंटर सोर्स से, मतलब एक ही हेड में रहते हुए, अदर सोर्सेज में रहते हुए, अगर दूसरे सोर्सेज में, अदर सोर्सेज के ही दूसरे सोर्सेज में मुझे इनकम हो रही है, तो मैं उसे सेट ऑफ कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे यहां लॉस हो गए हैं, तो मैं उसे इसकी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर हम पहुंचे थे इंटर हेड पर, तो इंटर हेड में मैंने बोला अच्छा हाउस प्रॉपर्टी हो चुका है। हाँ, नॉन स्पेक्यूलेटिव, तो नॉन स्पेक्यूलेटिव अगर आपको लॉसेज हैं,
तो आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं, कहीं से भी करिए, लेकिन सैलरी और कैजुअल इनकम से हम आपको इसे नहीं करने देंगे। सैलरी और कैजुअल इनकम से नहीं करने देंगे। कैजुअल इनकम कौन सी है? ये वाली, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इसकी इनकम से सेट ऑफ नहीं करने देंगे। तो कहीं से भी करिए कैजुअल इनकम को और सैलरी इनकम को छोड़कर। अगर आपको स्पेक्युलेटिव में लॉस है तो आप किसी से भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्पेसिफाइड के लॉस है आप किसी से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने जैसे ही प्रॉफिट ढूंढेगा। ये स्पेसिफाइड में जो भी आपको लॉसेज हैं वो अपने जैसे ही प्रॉफिट से सेट ऑफ होंगे, भविष्य में भी और सेम ईयर में भी। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा, सैलरी से नहीं होगा। ये बात हमने एक बार पीजीवीपी में भी पढ़ी थी और आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आज हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, बट अभी एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं। किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा लेकिन सैलरी से नहीं होगा। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च, इसे भी मैंने एक तरह का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ही नाम दिया था। तो ये भी किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा लेकिन सैलरी से नहीं होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, इसको भी हमने एक अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ही नाम दिया था पीजीबीपी के चैप्टर में। ये भी किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा बट सैलरी से नहीं होगा। शॉर्ट टर्म किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, केवल शॉर्ट टर्म गेन चाहिए उसे सेट ऑफ करने के लिए। लॉन्ग टर्म किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, इसे केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए सेट ऑफ होने के लिए। ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस नहीं होगा, विनिंग नहीं होगी, इंटरेस्ट हो जाएगा, किसी और हेड की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट में लॉस हो गया तो आप उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट में लॉस हो गया तो आप उसे पीजीवीपी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट में लॉस हो गया तो आप कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट में लॉस हो गया तो बस हो गए चारों हेड। अच्छा बचा सैलरी, वहां से भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर हम आए थे कैरी फॉरवर्ड पर। कैरी फॉरवर्ड में हमने देखा कि सैलरी में तो लॉसेस पॉसिबल ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस 8 साल तक चलेंगे, नॉन स्पेक्युलेटिव 8 साल तक चलेगा, स्पेक्युलेटिव 4 साल तक चलेगा। तो आप केवल उन्हें अंडरलाइन करिए जो एक्सेप्शनल हैं। तो एक ये 4 साल तक एक्सेप्शनल है, स्पेक्युलेटिव 4 साल तक आगे जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस की कोई लिमिट नहीं होगी, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की कोई लिमिट नहीं होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च कोई लिमिट नहीं होगी, फैमिली प्लानिंग कोई लिमिट नहीं होगी। शॉर्ट टर्म 8 साल तक है, लॉन्ग टर्म 8 साल तक है, ओनिंग एंड मेंटेनेंस 4 साल तक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं, इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। और जब ये फ्यूचर में जाएंगे तो सेम हेड में आएंगे, सेम हेड में आएंगे, सेम सोर्स में आएंगे, सेम सोर्स में आएंगे। कहीं भी जा सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, कहीं भी जा सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, कहीं भी जा सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों, केवल लॉन्ग टर्म, सेम सोर्स, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आइए, लास्ट क्लास में हमने सेक्शंस पढ़ लिए थे, पेज नंबर 231, 231। 231 पर आइए मेरे साथ, छोटा सा सेक्शन है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। पढ़िएगा एक बार। अ लॉस फ्रॉम owning and maintaining the horse races which could not be set off or was not followed wholly set off in the same assessment year from the other head of income will be allowed to carry forward for a 4 assessment year। तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आने वाले 4 साल के लिए। और जब ये कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा तो ये सेम हेड की सेम इनकम से ही सेट ऑफ होगा, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेसेस। तो ये केवल हॉर्स रेसेस की इनकम को ढूंढेगा, अगर इसे इनकम मिल गई तो ये सेट ऑफ हो जाएगा, वरना ये सेट ऑफ नहीं होगा।
ये जो 4 साल हैं आपके कब से स्टार्ट होंगे? जिस साल आपको लॉस हुआ है वहां से या उसके अगले साल से? ये जो 4 साल हैं आपके कब से स्टार्ट होंगे? जिस साल लॉस हुआ है वहां से या अगले साल से? नहीं चंचल, यहाँ एक्सेप्शन है। ये जो 4 साल है वो स्टार्ट, अच्छा हाँ सॉरी, आगे के साल से, ठीक है। मेरा क्वेश्चन दूसरा था, बट यहाँ पर आपका पॉइंट सही है। द पीरियड ऑफ 4 ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ईयर इन विच द लॉसेज वर इंकर। तो आकर आपका लॉस हुआ है प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो आपका असेसमेंट ईयर होगा 22-23, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा प्रीवियस ईयर 23-24 से, और असेसमेंट ईयर किसका हो जाएगा? 24-25। ठीक है। क्या पूछ रहे हैं प्रीथल? मैं समझ नहीं पाया। नेक्स्ट लाइन देखिएगा। It is to be remembered that once a particular loss is carried forward, it can be set off only against the income from the same head in the forthcoming assessment year. तो ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फैक्ट है, मतलब हमारे इनकम टैक्स के एंगल से, कि अगर कोई लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो वो सेम हेड की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, वो दूसरे हेड पर नहीं जाएगा। लास्ट वाली लाइन छोड़ दीजिएगा, या चलिए मैं पढ़ा ही देता हूँ ये लास्ट वाली लाइन, बट इससे पहले एक छोटी सी बात सुनिएगा। एक बात बताइए, मुझे लॉसेस हुए हैं, मैं इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो, लेकिन मैंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी, मैंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी, रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड। बताइए, क्या मैं अपने इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? मैंने अपनी रिटर्न नहीं भरी, क्या मैं अपने इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? लॉजिकली सोचिएगा, मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी, नहीं कर सकते। कारण क्या है? सर, जब तक आप रिटर्न नहीं भरेंगे, सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपको कितना लॉस हुआ है? जब तक आप रिटर्न नहीं भरेंगे, सरकार कैसे पहचानेगी कि आपको कितना लॉस हुआ है, जिसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है? तो इसलिए सरकार कहती है, अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है? जब मन आए तब करनी है? नहीं, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है विद इन ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). तो ये जो सेक्शन है ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा जब हम अपने इनकम टैक्स का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे। 2 अप्रैल को आखिरी क्लास, जो आपकी कंसेप्चुअली आखिरी क्लास होगी कंसेप्ट्स की बुक के हिसाब से, वहां पर मैं आपको ये सेक्शन सिखाऊंगा 139(1). तो जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, अगर उस ड्यू डेट में आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो आप अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यही बात लिखी हुई है इस वाले सेक्शन में। देखिए, provision of section 80 and 139(3) are applicable to section 74A, and as such loss under the head capital gain can be carried forward only when the return is filed under section 139(1). यहां लिखिएगा विद इन ड्यू डेट। आपने अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल कर दी है तो ही आप अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही बात हमने पहले भी छोड़ दी थी पढ़ने से। ये देखिए, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा है किसके लिए था ये? कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहां एक्सेप्शन है, यहां एक्सेप्शन है, पढ़िएगा इस लाइन को। Provision of section 80 and 139(3) are not applicable to section 71B, and as such losses under the head income from house property can be, underline करिएगा, can be carry forward even if the return is not filed under section 139 subsection 1।
हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको अपनी रिटर्न नहीं भी फाइल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं जहां पर वो आपको बोलेगा कि एसएससी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस है, उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी विद इन ड्यू डेट। अब असेसिंग ऑफिसर ये कह रहा है कि मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी थी। तो बताइए वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। हाउस प्रॉपर्टी का एक लौता ऐसा सेक्शन होगा, हाउस प्रॉपर्टी का एक लौता ऐसा सेक्शन होगा जिसके लॉसेस अगर आपने रिटर्न नहीं भी भरी है तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के अलावा बाकी कोई भी सेक्शन जहां पर आपको लॉस हुआ है, वहां अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। रही बात अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की, तो वो भी आपका बिना रिटर्न फाइल करे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कोई लॉस नहीं होते, वो तो डेप्रिसिएशन होते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अगर यहां पर आपने रिटर्न नहीं भी भरी होगी तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर आपने पीजीवीपी का लॉस है, अगर आपके पास स्पेक्युलेटिव का लॉस है, अगर आपके पास ओनिंग मेंटेनिंग का लॉस है, अगर आपके पास लॉटरी का लॉस है, लॉटरी तो खैर चलो कैरी फॉरवर्ड होती ही नहीं है, अगर आपके पास कैपिटल गेन में लॉस है, तो ये आप केवल और केवल तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे जब आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) फाइल कर रखी होगी। तो नेक्स्ट देखिए, submission of return of loss on or before the due date mentioned under section 139(1) is compulsory for carrying forward the losses, but provision is not applicable for carry forward of the unabsorbed depreciation। ये भी बात मैंने अभी जस्ट आपको बताई कि अगर आप unabsorbed depreciation को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आपके ऊपर ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि आप अपनी आईटीआर फाइल करें। सो it can be carried forward even if return is not filed as per section 139 subsection 1। एंड आगे देखिएगा, आगे वाली लाइन मैंने पढ़ा दी है आपको पहले ही। देयर इज नो कंडीशन दैट हाउस प्रॉपर्टी जो कैरी फॉरवर्ड की जा रही है आप उसके बाद में ओनर हो या नहीं हो। ठीक है, ऐसी ही लाइन हमने और कहीं पीछे पढ़ी है नहीं। आइए अब आगे का सेक्शन पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास बहुत सारे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं जो आने वाले साल में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बन गए, क्या मेरी मर्जी है मैं उन्हें सेट ऑफ करूं या फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर दूं? मेरे पास बहुत सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हैं, इस बार मुझे इनकम भी हुई है, तो क्या उन्हें सेट ऑफ करना जरूरी है या मैं चाहूं तो एज इट इज उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दूं और सरकार को ज्यादा इनकम पर टैक्स पे कर दूं? जरूरी है, देखते हैं। सेक्शन पढ़िए, आंसर सही है आपका। The losses which are eligible to be carried forward must be set off against the income of the immediately succeeding year, and if there is any balance still to be set off, it should be set off in the immediately next succeeding year or year within the allowed time। तो अगर आपके कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हुए हैं और अगले साल आपके पास एलिजिबल इनकम है जिसके अगेंस्ट आप उन लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, तो आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये चाहें कि नहीं मैं सेट ऑफ नहीं करना चाहता, मैं ज्यादा इनकम पर टैक्स देना चाहता हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव टू सेट ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, और अगर इनकम नहीं है तो आप उन्हें फर्दर कैरी फॉरवर्ड करिए। खत्म हो गई ये वाली बात। नेक्स्ट आइएगा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द बिजनेस लॉसेस, सेक्शन 72। All losses from the business or profession which could not be set off or was not wholly set off in the same assessment year from other head of income will be allowed to carry forward for 8 assessment year। अगले आने वाले 8 साल तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
to claim it as a subsequent year loss under the head income from PGBP। तो अगर बिजनेस लॉस है तो PGBP में ही सेट ऑफ हो सकता है। ये जो 8 साल है वो कब से शुरू होंगे? जिस साल आपको लॉस हुआ है उसके अगले साल से। तो आप अगर आपको लॉस प्रीवियस ईयर 21-22 में हुआ है तो आपका जो पहला साल काउंट होगा, आपका जो पहला साल काउंट होगा वो प्रीवियस ईयर 22-23 से काउंट होगा। तो 22-23 प्रीवियस ईयर 22-23 शैल बी द फर्स्ट ईयर, जो आपके 8 साल गिने जा रहे हैं उसमें पहला साल होगा वो। The losses may be carried forward and set off against the income from PGBP. True, not necessarily against the profit and gain of the same business or profession to which the losses was incurred. मैंने जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करे हैं वो शुगर का बिजनेस कर रहा था, मैं चीनी बेच रहा था, उससे लॉसेस हुए। लेकिन 2 साल बाद मैंने कपड़े का बिजनेस कर लिया, शुगर का बिजनेस मैंने बंद कर दिया। तो क्या मैं शुगर के बिजनेस को कपड़े की बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज यस, क्योंकि लॉ ये नहीं कहता कि बिजनेस आपका सेम होना चाहिए। लॉ ये कहता है आपका बिजनेस होना चाहिए। आप बिजनेस की इनकम से करेंगे, भले ही आपका बिजनेस बदल चुका हो, पहले आप चीनी का बिजनेस करते थे, अब आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुगर के बिजनेस के लॉसेस चीनी के बिजनेस के लॉसेस से सेट ऑफ हो जाए, कपड़े के बिजनेस के लॉसेस इनकम से सेट ऑफ हो जाएंगे। The brought forward losses can be set off only by the same assessee. However, there are certain exceptions which are mainly below. अगर मेरे लॉसेस हैं तो केवल मैं ही इसे ब्रॉट फॉरवर्ड का बेनिफिट लेके सेट ऑफ कर सकता हूं। अगर मैंने अपना बिजनेस बदल दिया है, या मैंने अपना बिजनेस बेच दिया है, या मैंने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर इन द सेंस अब मैं कहानी से बाहर हो गया हूं, तो दूसरा पर्सन उस ब्रॉट फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट नहीं ले पाएगा, उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस बात के। अगर आपका बिजनेस इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हो गया, मान लीजिए फादर बिजनेस किया कर रहे थे, अब फादर की डेथ होने के बाद बेटे ने बिजनेस संभाला, तो अब बेटा फादर के बिजनेस के लॉसेस को ब्रॉट फॉरवर्ड करते हुए उनको सेट ऑफ करवा पाएगा। अगर बिजनेस का एमेलगमेशन हो गया, अगर कन्वर्जन हो गया है प्रोप्राइटरशिप का फर्म और कंपनी में, अगर कन्वर्जन हो गया है प्राइवेट लिमिटेड का एलएलपी में, और अगर डीमर्जर हो गया है, तो इन सभी केसेस में आप पुराने वाले लॉसेस का बेनिफिट ले सकते हैं, आप पुराने वाले लॉसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई सिनेरियो आएगा तो वहां पर आप पुराने वाले लॉसेस को फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। And again, it is to be remembered that once a particular loss is carried forward, it can be set off against only the same head of income in the forthcoming assessment year. रिटर्न ऑफ इनकम का प्रोविजन यहां पर भी है एज इट इज। अगर आप बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। So provision of section 80 and 139(3) are applicable to section 72, and as such losses under the head capital gain can be carry forward। capital gain नहीं है, PGBP है, यहाँ लिखिए business can be carry forward only when the return under section 139 subsection 1 has been filed। तो यहाँ लिखिए business और profession, तो आप इस रिटर्न को भरते हैं तो ही आप ये कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं पिछले 5 साल से अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, लेकिन बाय एनी चांस मैंने 6ठे साल अपनी रिटर्न नहीं भरी। अब क्या वो 5 साल पुराने लॉसेस, 5 साल पुराने लॉसेस जिनकी रिटर्न मैंने टाइम पर भर दी थी, क्या मैं उनको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा, या केवल वो वाले प्रॉफिट या केवल वो वाले लॉसेस जिस साल की मैंने रिटर्न नहीं भरी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा? मेरा क्वेश्चन है, फिर से सुनिए, जिस साल की मैंने रिटर्न नहीं भरी क्या उस साल के रेलेवेंट लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे?
या उसके पिछले वाले जितने लॉसेस चले आ रहे थे कैरी फॉरवर्ड, वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। मेरे पास असेसमेंट ईयर 17-18 का एक लॉस था, मेरे पास असेसमेंट ईयर 18-19 का एक लॉस था, मेरे पास 19-20 असेसमेंट ईयर का एक लॉस था, 20-21 का एक लॉस था। ये सभी कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहे थे, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड। मैंने असेसमेंट ईयर 21-22 का रिटर्न नहीं भरा, सॉरी 21-22 में भी मेरे को लॉस था। मैंने असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न नॉट फाइल। नाउ द क्वेश्चन इज, लॉ ये कह रहा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 अप्लाई विद दिस, जिसमें ये लिखा है कि अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न नहीं भरी तो क्या मैं केवल 22-23 वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा, या मैं इन लॉसेस से भी हाथ धो बैठूंगा? क्या मेरे 22-23 के ही लॉसेस मेरे हाथ से छिन जाएंगे, या पुराने सारे लॉसेस मेरे हाथ से छिन जाएंगे? आंचल ने बोला जिस साल की रिटर्न नहीं भरी, मतलब 22-23 की रिटर्न। प्रीतल ने बोला 22-23 की रिटर्न। चंचल ने भी बोला 22-23 की रिटर्न। बड़ा डिस्प्यूटेड सा पॉइंट है फिर तो ये, बड़ा ही डिस्प्यूटेड सा पॉइंट है ये। ध्यान से सुनिए, लॉ ये कहता है अगर आपने एक साल चेन तोड़ी तो चेन टूट गई, अगर आपने अपनी चेन तोड़ी तो चेन टूट गई। टूट गई मींस पुराने भी गए आपके हाथ से, खत्म। आपने रिटर्न नहीं भरी ना, जब आपने रिटर्न नहीं भरी तो ये तो आपके हाथ से गया ही गया, आपके हाथ से पुराने भी गए, क्योंकि आपने कैरी फॉरवर्ड किया ही कहां। भाई आपको हर साल कैरी फॉरवर्ड करना होता है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे ना, तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको एक टेबल मिलती है, उस टेबल के अंदर आपको बताना होता है कि मेरे पिछले साल के लॉसेस कितने हैं। तो जब आपने इस साल की रिटर्न ही नहीं भरी तो इसका मतलब आपने पिछले साल के भी तो कैरी फॉरवर्ड नहीं किए ना। तो जब आपने कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करे तो आपके पुराने लॉसेस भी खत्म हो गए, समझ लो, सारे खत्म हो जाएंगे। लिखिएगा इस बात को, कहीं खाली स्पेस आपको दिखे तो यहां लिख लीजिएगा, इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड इन एनी previous year, then losses related to such previous year as well as earlier previous years shall be lapsed and no benefit of carry forward shall be। ठीक है, लिख लिया। सेक्शन 35 एडी का देख लीजिए, स्पेसिफाइड बिजनेस। A loss from the specified business referred to in section 35 AD which could not be set off
और वाज नॉट फुल्ली सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर, इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टिल इनडेफिनेट असेसमेंट ईयर। इनडेफिनेट असेसमेंट ईयर तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा। 3 लॉसेस इनडेफिनेट असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, सॉरी 4 लॉसेस। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैमिली प्रमोटिंग प्लानिंग के कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग के कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये स्पेसिफाइड बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं ये आपके इनडेफिनेट ईयर तक, इनफाइनाइट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। और ये किसी से भी सेट ऑफ हो सकते हैं फ्यूचर में, सिवाय सैलरी की इनकम को छोड़कर। To be claimed as set off in the subsequent year under the head income from specified business, sorry ये वाले नहीं, अनएब्सॉर्ब्ड किसी से भी हो सकता है, स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेसिफाइड से होगा, अनएब्सॉर्ब्ड किसी से भी हो सकता है। ठीक है, अनएब्सॉर्ब्ड को एक बार पढ़ लेते हैं। अनएब्सॉर्ब्ड क्या क्या कहता है हमें। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इस पर हम वैसे पहले भी बात कर चुके हैं पीजीवीपी में, बट आज और ज्यादा डिटेल में देखेंगे इसको। SSC who carrying on a business and profession are allowed to claim depreciation as expenditure while calculating their income under the head PGBP। हमने क्या पढ़ा था, याद करते हैं एक बार। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो डेप्रिसिएशन के खर्चों को अपनी इनकम में से माइनस करेगा, लेकिन अगर उसके पास इनकम कम है तो वो अपने डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं होने देगा, और जितना डेप्रिसिएशन उसका एक्सेस बच रहा होगा विच कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम, तो वो डेप्रिसिएशन आपका कहलाएगा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हाउएवर such expenditure of depreciation can be debit or allowed only to the extent of income available under head PGBP। सही लिखा हुआ है कैन बी डेबिट, तो आप केवल डेप्रिसिएशन उतना ही डेबिट कर पाएंगे जितना आपके पास इनकम अवेलेबल होगा आपके P&L अकाउंट में। एग्जांपल, PGBP income before debiting the current year depreciation is 1 lakh rupees and current year depreciation is 1,45,000 rupees. So depreciation to the extent of 1 lakh can be debited to the P&L account and balance of 45,000 would be referred as unabsorbed depreciation. Unabsorbed depreciation of a particular is allowed to be set off in the same year against the income under any other head except the casual income। तो ये जो unabsorbed depreciation है ये आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं सिवाय कैजुअल इनकम को छोड़कर। और कौन सी इनकम को छोड़कर? एक और इनकम थी सैलरी। तो ये जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है इसे आप सैलरी एंड कैजुअल इनकम को छोड़कर किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। यहां भी लिखिएगा कैजुअल इनकम एंड सैलरी इनकम, इसको छोड़कर जो आपको इनकम दिखे वहां से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर, अगर आपके अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाए हैं, क्या करेंगे? अलाउ टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम एंड इन द सब्सिक्वेंट ईयर such unabsorbed depreciation shall be allowed to be set off against any income other than the casual income and salary income। तो जब ये भविष्य में जाएंगे तो भी ये कैजुअल इनकम और सैलरी इनकम को छोड़कर किसी से भी सेट ऑफ हो जाएंगे। तो जब ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भविष्य में जाएंगे तो किसी भी इनकम से सेट ऑफ करिए एक्सेप्ट द सैलरी एंड कैजुअल इनकम। ये लिख लीजिएगा, इस चार्ट में मेरे लिखने से रह गया है, इसे आप पूरा कर लीजिएगा। यहां पर लिखिए एंड कैजुअल इनकम एंड कैजुअल इनकम। नेक्स्ट देखिए, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं इसलिए आंसर आप बताएंगे, बिना हम पढ़े इसका आंसर पूछे आप बताएंगे, देखेंगे आप सही आंसर बताते हैं या नहीं।
अगर एसएससी के पास पुराने लॉसेज हैं, पुराना डेप्रिसिएशन है, तो पहले क्या एडजस्ट करेगा, पहले किसे सेट ऑफ करेगा, पुराने लॉसेस को या डेप्रिसिएशन को? आंचल ने कहा लॉसेस को, प्रीथल ने बोला डेप्रिसिएशन को, चंचल ने बोला लॉसेस को। प्रीथल, आपका आंसर गलत है। अगर एक एसएससी के पास पुराने लॉसेस हैं और पुराना डेप्रिसिएशन है तो वो पहले लॉसेस को एडजस्ट करेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की कोई सीमा नहीं है। डेप्रिसिएशन चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। बट लॉसेस का टाइम है, 8 साल बाद वो खत्म हो जाएंगे, दम तोड़ देंगे अपना। तो जो दम तोड़ने वाला है पहले उसको पानी पिला दो, उसका भला कर दो। जो चलता रहेगा वो तो भविष्य तक चलता ही रहेगा, कभी ना कभी उसको भी सेट कर लेंगे। If SSC has the brought forward business loss as well as the brought forward depreciation, a rational taxpayer would first adjust brought forward losses and then depreciation. तो जो एक सही टैक्स पेयर होगा, अच्छा टैक्स पेयर होगा, समझदार टैक्स पेयर होगा, वो पहले लॉस एडजस्ट करेगा, देन डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेगा। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ कैसे करेगा, पढ़ चुके हैं नहीं? पहले क्या सेट ऑफ होगा, पहले क्या सेट ऑफ होगा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग। अगर अभी भी प्रॉफिट है आपके पास तो पुराने लॉसेस, अगर अभी भी आपके पास प्रॉफिट्स बचे हैं तो पुराना डेप्रिसिएशन, अगर अभी भी आपके पास प्रॉफिट बचे हैं तो पुराने कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च वाले, अगर अभी भी आपके पास प्रॉफिट बचे हैं तो पुराना एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग का। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रहेगा। सच्ची सच्ची बताइए, क्या इसका लॉजिक समझाने की जरूरत है या हम इस पर पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि पहले ये क्यों होगा, फिर ये क्यों होगा और फिर ये क्यों होगा? बताइए, दोबारा बताना है या नहीं? नहीं? लास्ट सेक्शन और पढ़िए। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉसेस। So loss from the speculative business which could not be set off or was not fully set off in the same assessment year, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 4 साल का टाइम है। और जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये भविष्य में स्पेक्युलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ होगा। ये जो 4 साल है ये शुरू होंगे जिस साल आपको लॉस हुआ है उसके अगले साल से। आपको ये याद रखना होगा, इट इज टू बी रिमेंबर दैट once a particular loss is carried forward, it can be set off against the same head of income in the forthcoming assessment year. स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या होते हैं इस पर हम पीजीवीपी में बात कर चुके हैं। एक ऐसे बिजनेस जहां पर आपको डिलीवरी नहीं मिलती है, जहां पर आपकी पेमेंट सेटल होती है विदाउट गेटिंग द डिलीवरी, जैसे कि इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग। एक आदमी ने सुबह शेयर खरीदे और शाम को वो शेयर बेच दिए, डिलीवरी उसे मिली नहीं थी, उसने केवल अपना प्रॉफिट या लॉस बुक किया और अपना बाहर आ गया। इसका मतलब विदाउट गेटिंग द डिलीवरी ही सेटल द ट्रांजैक्शन। So a contract for the sale or purchase of any commodity including stock and shares is periodically or ultimately settled otherwise than by way of the actual delivery or transfer of the commodity including the stock and shares. स्पेक्युलेटिव का एग्जांपल पूछ रहे हैं, सुनिए। इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग, इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग, इसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति मॉर्निंग में शेयर परचेज करता है, वो कहता है मुझे टाटा पावर के शेयर दे दो।
शेयर परचेज करता है और शाम होते होते उन शेयर्स को बेच देता है। आज सुबह शेयर खरीदे एंड इवनिंग में सोल्ड कर देता है। उसको डिलीवरी नहीं मिलती, उसको टाटा पावर के शेयर मिलते नहीं है, बस वो क्या करता है, सुबह पैसे देता है, शाम को उन्हीं शेयर्स के पैसे ले लेता है। बदले में जो मार्जिन आता है वो या तो मार्जिन उसे मिल जाता है या वो मार्जिन पे करता है। अगर सुबह उसने 200 रुपए का शेयर खरीदा था और शाम होते होते वो शेयर 190 का रह गया, तो 10 रुपए का उसे लॉस है। वो केवल 10 रुपए का लॉस, मतलब 10 रुपए की पेमेंट अपने ब्रोकर को करेगा और बाहर हो जाएगा। सुबह उसने 200 का खरीदा, शाम को ये 205 रुपए का बिक गया, तो 5 रुपए की इनकम है, शाम को वो ब्रोकर से 5 रुपए लेगा और बाहर आ जाएगा। इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और सेटलमेंट करी, लेकिन बिना डिलीवरी के, उसने डिलीवरी नहीं ली। सो जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको सेटल करते हैं विदाउट गेटिंग द एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके स्पेक्युलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। और इन स्पेक्युलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को ही हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कहते हैं। सट्टा बाजार, सट्टे में क्या होता है, अगर पाकिस्तान मैच हारा तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, क्या कोई डिलीवरी हुई यहां पर? नहीं। तो ये भी आपका एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। वैसे हम इसे लॉटरी में मानते हैं, बट अगर इस तरह का कोई बिजनेस हो रहा है लीगल वे में, तो वो आपका फिर बन जाएगा स्पेक्युलेटिव बिजनेस। बताइए, क्लियर है नहीं आता? नहीं होता चंचल, इवनिंग में वो शेयर्स का ओनर नहीं रहता। वो बेसिकली क्या करता है, जब वो अपने ब्रोकर को बोलता है ना कि ब्रोकर टाटा पावर के 10,000 शेयर ले ले मेरे कहने पर, तो टाटा पावर के 10,000 शेयर एक्चुअली में खरीदे नहीं जाते हैं, वहां केवल बुकिंग की जाती है कि राम के नाम के 10,000 शेयर हो गए। एक्चुअली में 10,000 शेयर का पैसा भी नहीं जाता, याद रखिएगा, एक्चुअली में 10,000 शेयर्स का पैसा भी नहीं जाता, केवल एक मार्जिन मनी चली जाती है लमसम बेसिस पर। भाई 10,000 शेयर का प्राइस अगर मान लो एक शेयर 2,000 रुपए का है, तो 2,000 इंटू 10,000 कितने हो गए? 2 करोड़ रुपए। राम के पास थोड़ी है पे करने के लिए कि वो सुबह 2 करोड़ रुपए देगा, नहीं, राम 2 करोड़ नहीं देता। राम 2 करोड़ का 1%, कितना हो गया 1%? 20 लाख रुपए। 20 लाख ही हुआ ना, 2 लाख। राम 2 लाख रुपए पे करता है अपने ब्रोकर को, कहता है ये पकड़ मार्जिन मनी, मार्जिन मनी। शाम को जब ये शेयर बिकेगा, उस समय पर हम ये देखेंगे मुझे कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। मान लो शाम को ये शेयर 2,000 का ना बिक के 2,100 रुपए का बिक गया, एक शेयर 2,100 रुपए का हो गया शाम होते होते, तो इसका ब्रोकर क्या करेगा, इसे इसके 2 लाख रुपए वापस कर देगा। ये कहेगा भाई अपने 2 लाख रुपए ये पकड़, प्लस जो 100 रुपए का प्रॉफिट आया है एक शेयर पर, वो भी इसको दे देगा कि भाई ये तेरा प्रॉफिट है, अपना खर्चा काट कर। और अगर शाम होते होते ये शेयर 1,950 का रह गया, तो इसका मतलब एक शेयर पर 50 रुपए का लॉस हो गया। तो ऐसे में ये 10,000 शेयर पर 50 रुपए के हिसाब से इसके मार्जिन मनी में से उतना अमाउंट काट लेगा और बाकी पैसे दे देगा उस पर्सन को जिसके ये पैसे थे। तो इन शेयर्स की ट्रेडिंग को हम कहते हैं इंट्राडे, और यही हमारे स्पेक्युलेटिव बन जाते हैं। तो अगेन आपकी क्वेरी का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, शाम को वो उन शेयर्स का ओनर नहीं रहता। ठीक है, और शाम तो छोड़िए, वो दिन में भी ओनर नहीं था उसका, उसने तो केवल एक
उसने तो केवल एक हेजिंग करी थी कि भैया मैं इतने शेयर लेके बैठा हूं, शाम को सेटलमेंट करूंगा डिफरेंस से। एक्चुअली में डिलीवरी लेने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, और डिलीवरी लेने की उसकी औकात भी नहीं थी। वो 2 करोड़ रुपए दे ही नहीं सकता था, इसलिए केवल उसने मार्जिन खेला था। ठीक है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से देखना शुरू करिएगा। अब बची हुई पूरी क्लास में हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, कंसेप्ट्स के नाम पर अब कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर सी हैज द फॉलोइंग इनकम एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। उसके पास इनकम है और लॉसेस हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स 150, long term capital loss for the assessment year 2021 96,000, for the assessment year 2021 21-22 37,000 short term, long term capital gain है 75,000। What is the capital gain taxable in the hands of Mr. C? आपसे पूछा गया कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा। हमेशा वही फॉलो करना, स्पेसिंग अच्छी खासी देना, और उसके बाद फिर आंसर निकालना। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो आपके पास है सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स कितना है 150। उसके बाद है आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ए वाई 2021 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ए वाई 2021। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ए वाई 21-22। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ए वाई 21-22। आप कौन सा ए वाई पढ़ रहे हो? आप कौन सा ए वाई पढ़ रहे हो? 22-23। ये भूलना नहीं, अक्सर हो जाता है, गलती कर बैठते हैं। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000 का। अब आपकी निगाहें कहां जाएंगी? सबसे पहले कि किसी तरह मैं अपने लॉसेस खत्म कर लूं। अच्छा, मैंने लॉसेस तो लिखे ही नहीं, 96 और 37। अब आपकी निगाहें उठ के गई हैं, किसी तरह मेरे लॉसेस खत्म हो जाएं, तो बताइए क्या करेंगे अब आप? ये आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000। इसके अगेंस्ट क्या क्या सेट ऑफ कर पाएंगे? या उल्टा पूछ लेता हूं सवाल, ये जो आपको 96,000 के लॉसेस दिख रहे हैं और ये जो 37,000 के दिख रहे हैं, ये आप किस किस से सेट ऑफ कर पाएंगे? तो ये जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिखा है, ये आप किससे सेट ऑफ कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए चार्ट पर आइए, चार्ट की हेल्प लीजिए। सर, लॉन्ग टर्म जो ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म जो ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, वो केवल लॉन्ग टर्म के गेन से सेट ऑफ होते हैं। तो इसका मतलब ये जो 96,000 होगा, इसे मैं इससे सेट ऑफ नहीं कर सकता, इससे सेट ऑफ नहीं कर सकता, यहां कर नहीं सकता क्योंकि ये भी शॉर्ट टर्म है। तो इसे किससे सेट ऑफ करो? इससे। लेकिन पूरा 96 हो नहीं सकता, कितना हो पाएगा? 75। सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ए वाई 2021।
समझ आ गई ये वाली बात आपको? ये हो गए जी खत्म। यहां पर आपने बोला 75,000 रुपए एडजस्ट हो गए, सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब आपकी निगाहें हैं इन 37,000 पर। तो बताइए इन 37,000 को आप किससे एडजस्ट कर पाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पुराने सालों के, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पुराने सालों के, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकते हैं, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बचे हैं क्या? नहीं। तो जब बचे ही नहीं है तो यहां से तो सेट ऑफ करोगे नहीं, कहां से करोगे? यहां से। कितना? 37, सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यहां कितना आ जाएगा? 113, ये 37 खत्म हो जाएंगे, ये कितने बच गए? 96 माइनस 75, 21,000। ये 21,000 क्या हो जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट AY। क्लियर? तो फाइनली इनकम कितनी? 1,13,000। बताइए कोई डाउट यहां तक? देखिएगा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्वेश्चन। यहां आंसर में लिखिए कैरी फॉरवर्ड कितना किया था हमने? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 21,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 21,000, AY 20, 21 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मिस्टर डी, मिस्टर डी, मिस्टर डी, उनके पास ये इनकम है प्रीवियस ईयर 21-22 की, जिसका पर्टिकुलर आपको दिया गया है। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेसेस 75,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम द टेक्सटाइल बिजनेस 85,000। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल लॉसेस, पुराने साल के लॉसेस, असेसमेंट ईयर 21-22 के लॉसेस 50,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेसेस, ये 19-20 के हैं, असेसमेंट ईयर 19-20 के 96,000। व्हाट इज द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर डी? टोटल इनकम बतानी है, डी के हाथ में कितनी होगी? आइए क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ डी। एक बात याद रखना, एग्जाम के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में अपना टाइम इस बात पर वेस्ट मत करना कि हम ये बड़ा सजा सजा के लिखें। अपना टेबल बनाना, सिंपल लाइन खींची और आंसर करना शुरू किया। अगर आपके पास आखिरी में टाइम बचे तो हर टेबल के ऊपर लिख देना कि आपने क्या कैलकुलेट किया है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ डी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो पहले इन चीजों पर टाइम वेस्ट मत करना। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका एक साइंटिफिक रीजन। जब हमारे हाथ में पेपर आता है ना, तो हम चाहते हैं हर चीज को मोतियों की तरह से सजा के लिखें, और मोतियों की तरह से सजाने में हमारा टाइम निकल जाता है। और जब पेपर आखिरी मोमेंट में होता है तो हमारे हाथ ऐसे चलते हैं जैसे किसी ने स्याही के अंदर कीड़े मकोड़े डुबोकर
उन्हें पेपर के ऊपर सजा दिया हो। मतलब ऐसी राइटिंग जो मैं अगर खुद भी पढ़ूं, जो बच्चा पेपर दे रहा है वो खुद भी पढ़े तो उसे समझ ना आए। तो होगा क्या अगर आपने शुरुआत में इन फालतू की लाइनों पर टाइम लगा दिया, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, भाई साहब आज तो एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, तो वहां कोई फायदा नहीं है, वहां नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आपको नंबर मिलेंगे क्वेश्चन के, वहां करिए। और जब टाइम बिल्कुल आखिरी में आए, जहां आप घसीटे मारते हैं, वहां घसीटों में ये सारी चीजें लिखिए। मैं कहता हूं अगर एक बार को आप नहीं भी लिख पाएंगे ना, मान लीजिए आप नहीं लिख पाए, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन इस बात का मतलब ये ना समझें कि सर लिखना ही छोड़ दो ना, फिर तो लिखना ही छोड़ दो जब नंबर ही नहीं कटेंगे। देखो, एक आधे क्वेश्चन में छूट गया कोई बात नहीं है, लेकिन हर एक में छूट जाएगा तो एग्जामिनर कहेगा कि भाई ये बच्चा तो जानबूझकर प्लानिंग करके ही आया था छोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये चीजों पर टाइम मत लगाना, ये बाद में भी हो सकती है। आइए, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, 75,000 की इनकम। तो यहां लिखिए ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस इनकम 75,000 रुपए। फिर आपके पास टेक्सटाइल की इनकम है 85,000 रुपए। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 85,000 रुपए। फिर आपके पास पुराने लॉसेस हैं ए बाई 21-22 के 50,000 रुपए। लॉसेस ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस ए वाई 21-22 कितने हैं, 50,000। पुराने लॉसेस हैं आपके पास ओनिंग एंड मेंटेनिंग के 96,000। लॉसेस ऑफ हॉर्स रेसेस 96,000 रुपीज। बोलिए आपकी टोटल इनकम। सबसे पहले 50,000 रुपए कहां सेट ऑफ करोगे आप, सबसे पहले आप ये 50,000 रुपए कहां सेट ऑफ करोगे। ऑप्शन आर बिजनेस से या हॉर्स रेसेस से। बिजनेस से करिए। सेट ऑफ कितने बच गए, 35। ये 50 खत्म हो गए। बताइए ये जो 96,000 रुपए आपको दिख रहे हैं, इसे कहां पर लगाओगे ठिकाने। ये जो आपको 50,000 दिख रहे हैं, इसे कहां ठिकाने लगाओगे। तो ये जो 96,000 दिख रहे हैं, हॉर्स रेसेस, चार्ट की हेल्प लीजिए। क्या हॉर्स रेसेस के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। हाँ, हॉर्स रेसेस ही बस एक लॉस था इस तरह का जो कैरी फॉरवर्ड हो गया था, लॉटरी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई थी। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सेम सेम सोर्स से ही सेट ऑफ होंगे। तो मेरे पास सोर्स है, तो 75,000 रुपए एडजस्ट कर लूंगा, सेट ऑफ कर लूंगा, ये रह जाएगा 0। और यहां 75 एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो फाइनली आपकी इनकम क्या आ जाएगी, फाइनली इनकम 35,000। चंचल का क्वेश्चन है, सर क्या ये जरूरी है कि हमें पहले इंट्रा हेड में सेट ऑफ करके उसको इंटर हेड में ले जाना है। यस, ये बात तो हम बचपन से सीख रहे हैं, मतलब कल से सीख रहे हैं
पहले हम अपने घर वालों से मदद मांगेंगे, हम कहेंगे भैया घर वालों तुम हमारी मदद कर दो। जब घर वाले कहेंगे जा भाग जा, अब कोई मदद नहीं मिलेगी मेरे यहाँ से, तब हम पड़ोसियों के पास जाएंगे। और जब हम पड़ोसी भी हमारा साथ छोड़ देंगे तो हम कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और जब हम कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे तो हम घर वालों से ही मदद मांगेंगे, फिर हम पड़ोसियों के पास भी नहीं जाएंगे। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर ई, जिन्होंने आपको ये जानकारी दी है, पर्टिकुलर अमाउंट, वो कह रहे हैं आपकी इनकम है कंप्यूटेड 150, आपकी स्पेकुलेशन से इनकम है 60, आपकी लॉसेज है नॉन स्पेकुलेशन से 40, आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80, आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 30, लॉसेस आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी हुई है ग्रॉस 20। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम? व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम? आइए कंप्यूट करें। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। First you have income from the salary, income under head salary 150, speculative business 60,000, income under head business speculative 60,000, loss from non speculative, losses under head non speculative 40,000 के लॉसेस, 80,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ए वाई 2021 का 30,000, लॉटरी विनिंग 20। आगे जी लॉसेस ढूंढते हैं। ये जो नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस है 40,000, ये कहाँ एडजस्ट हो सकता है? ये जो नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस है 40,000, ये कहाँ एडजस्ट हो सकता है? स्पेक्यूलेशन से हो सकता है? करो फिर, सोच क्या रहे हो? 40,000 रुपए एडजस्ट कर दो। लो जी ये खत्म हो गया, बच गए 20,000। अभी बाहर मत निकालना 20,000 को, अभी आपको थोड़ी पता है कि कोई और लॉसेस भी सेट ऑफ हो सकते हैं, नहीं, इसलिए अभी बाहर मत निकालना, अंदर ही रहने देना। लेकिन ये क्योंकि पूरा खत्म हो गया, ये आपने बाहर कर दिया। चलिए अब हम पहुंचे फिर से लॉसेस के पास। 30,000 का लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ए वाई 2021, ये किससे सेट ऑफ कर सकते हो आप? ये जो आपको 30,000 का लॉस है, ये कहां सेट ऑफ हो सकता है? लॉन्ग टर्म ओनली। बट लॉन्ग टर्म है मेरे पास सवाल में या नहीं? क्या मेरे पास सवाल में लॉन्ग टर्म है?
नहीं, सवाल में कहीं भी मेरे पास लॉन्ग टर्म इनकम नहीं है सर, इसको सॉरी कह दो, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट AY, अगले साल मुलाकात करेंगे आपसे। अब क्या बचा मेरे पास, और कोई लॉस नहीं, खत्म, बस निकाल दो। 150, 20,000, 0, 80, 0, 20, कितना आएगा, 20 और 80, एक, एक और दो, 70। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? देखिएगा स्टूडेंट्स, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एफ, एफ की ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए AY 22-23 के लिए इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज कंप्यूटेड, ये बड़ा आसान काम हो जाता है जब इंस्टीट्यूट हमें ये बता दे कंप्यूटेड, फिर ना हमारा एग्जाम में दिमाग खराब नहीं होता कि भाई साहब इसमें 30% दे या ना दे, बड़ा आसान हो जाता है ये लिख देना कंप्यूटेड। और मैं तो कहता हूं लिखना चाहिए आपको, बच्चों को ये थोड़ी टेस्ट करना है कि वो ये अजम्पशन लेता है कि माइनस करना है या नहीं करना, आप तो उससे असली नॉलेज टेस्ट करो ना, ये तो फालतू की नॉलेज हो गई कि 30 माइनस करना है या नहीं करना है, तो हमेशा देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कंप्यूटेड हो गया 125। इनकम फ्रॉम द बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन 135। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स 56,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ब्रॉट फॉरवर्ड है 90,000। चाय का बिजनेस 21। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन 80। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 26। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 6 साल पुराने 45। आपसे पूछिए इनकम बता दो। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट इज द हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कितनी है, 125। चंचल का क्वेश्चन है सर, अगर फिर भी इंस्टीट्यूट अगर जिद पर उतारू हो जाए और ना बताए कि ये कंप्यूटेड है या नहीं, तो हम क्या मानेंगे? फिर आपको लैंग्वेज पर जाना पड़ेगा। अगर यहां लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो इसका मतलब ये कंप्यूटेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका मतलब है कंप्यूटेड है। अगर यहां लिखा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका मतलब ये कंप्यूटेड नहीं है, ठीक है। बट यकीन मानिए इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं खेलेगा आपसे, इंस्टीट्यूट अच्छा खेल खेलता है, ये तो हम जैसी फैकल्टी या टीचर हैं जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो हम ये वाला खेल खेलते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं खेलेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है 125, बिजनेस में आपको इनकम है 135 की। इनकम अंडर हेड बिजनेस 135। अच्छा ये जो 135 की इनकम है ना दैट इज दी बिफोर डेप्रिसिएशन, तो आप
1.35 लोगे या इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दोगे? 1.35 लोगे या इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दोगे? हटा देंगे। डेप्रिसिएशन करंट ईयर का या पुराने का? करंट का या पुराने का? करंट का है कितना? 26। हटा दो। मैंने यहां रख दिया, अंदर रखना था मुझे। 1.35 और 26। चलिए, जिन पॉइंट्स को हम कर रहे हैं उस पर टिक मारते रहेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। फिर है आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। कैन यू टेल मी द सेक्शन? कौन से सेक्शन में लॉस है? ये गेन है? ये कौन से सेक्शन का गेन है? जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं, इसका मेरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अनलिस्टेड शेयर्स। गलत आंसर है आंचल, सही आंसर है चंचल। अंडर सेक्शन 111। 111 ए किसका होता अगर ये लिस्टेड हो जाते? 111 ए किसका होता अगर ये लिस्टेड हो जाते? 112 ए कब होता? अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाते। और 112 कब होता? अगर ये शेयर्स होते लेकिन अनलिस्टेड होते। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स 56,000 रुपए। फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है ब्रॉड फॉरवर्ड 21-22 का 90,000 रुपए। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आपको चाय के बिजनेस से इनकम दी है, चाय का बिजनेस, टी बिजनेस इनकम। कितनी ले लूं बोलिए? कितनी ले लूं टी के बिजनेस की इनकम? चाय का बिजनेस कितना दिया है चाय के बिजनेस की इनकम को? बोलो भाई, जवाब दो, कितनी दी है चाय के बिजनेस की इनकम? 1.20 पूरा ले लूं या कुछ है जो आप यहां पर सोच पाए? क्या 1.20 की इनकम पूरी ले लूं या क्या कुछ है जो आप यहां सोच पाए? चाय सुन के आपके दिमाग में एक बात याद आनी चाहिए, चाय सुन के, चाय चाय चाय, याद आया? एग्रीकल्चर इनकम में हमने पढ़ा था चाय के बिजनेस में 60-40 का रेशो बनाएंगे, कॉफी के बिजनेस में 60-40 का रेशो बनाएंगे। ये वही चीज है। तो चाय का बिजनेस है जिसमें से 120 में से कितना बिजनेस है और कितना एग्रीकल्चर है? बताइए, कितना बिजनेस में जाता है चाय के बिजनेस में? 60% तो आपने बोला चंचल, बट 60% बिजनेस है या एग्रीकल्चर है? 60 इज द एग्रीकल्चर एंड 40 इज द बिजनेस। तो जो चाय का बिजनेस है, एक काम करिए, जब बिजनेस को आप एक ही जगह लिख रहे हैं तो इसे बिजनेस के अंदर डालिए और यहां लिखिए टी बिजनेस इनकम। चाय की बिजनेस इनकम कितनी है? 1.20 का 40% कितना आ जाएगा? 120 इंटू 40%, 48,000। नेक्स्ट 120 वाला पॉइंट हो गया।
अब डिविडेंड मिला आपको इंडियन कंपनी से जो एग्रीकल्चर का काम करती हैं। अब जिस कंपनी से मुझे डिविडेंड मिलेगा, एग्रीकल्चर का डिविडेंड मिलेगा, तो वो डिविडेंड मेरे लिए भी एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी। अगर कोई कंपनी मुझे डिविडेंड दे और वो कंपनी एग्रीकल्चर का काम करे तो मेरे लिए भी एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, ये आपकी नॉर्मल इनकम है। तो यहां लिखिए डिविडेंड इनकम कितनी है? 26 नहीं 80,000 रुपए। नेक्स्ट, करंट ईयर डेप्रिसिएशन हमने कर लिया। अब पुराने बिजनेस के लॉसेस, 6 साल पुराने बिजनेस लॉसेस 45,000, क्या ये एडजस्ट हो जाएंगे बिजनेस की इनकम से? पुराने बिजनेस के लॉसेस क्या एडजस्ट हो जाएंगे बिजनेस की इनकम से? हो जाएंगे, करो। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस 45,000। अब बताओ, क्या आपको यहां कोई लॉस है? नहीं। क्या यहां नेट कोई लॉस है? नहीं। चाय का बिजनेस स्पेसिफाइड में नहीं आता है चंचल, चाय का बिजनेस स्पेसिफाइड में नहीं है, उस लिस्ट में भी नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट, चाय का बिजनेस स्पेसिफाइड नहीं है। देखिए स्पेसिफाइड जब भी होगा ना आपके लेवल पर इंस्टीट्यूट हमेशा बताएगा स्पेसिफाइड, वर्ड लिख के देगा स्पेसिफाइड, या लिख कर देगा सेक्शन 35 एडी। तो या तो स्पेसिफाइड लिखेगा या सेक्शन 35 एडी लिखेगा। ठीक है, यहां पर भी आपको कोई नेट लॉस नहीं है, यहां भी आपको कोई लॉस नहीं है, यहां भी आपको कोई लॉस नहीं है। यहां है 90,000 का लॉस, ये है आपका लॉस। अब मुद्दा बस इतना ही है कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है इसे कहां से एडजस्ट करूं। तो चार्ट पर आइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को पूछिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तुम कहां से एडजस्ट होना पसंद करोगे बताओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कह रहा है भैया मैं तो बड़ा जिद्दी हूं, मैं केवल लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट होऊंगा। हमने कहा तेरे लिए कहां से लाएं लॉन्ग टर्म, है ही नहीं हमारे पास लॉन्ग टर्म, कहां से लाएं तेरे लिए, है ही नहीं। तो हम इसे कहेंगे सॉरी टू से तुम्हें कैरी फॉरवर्ड होना पड़ेगा टू नेक्स्ट ए वाई। तो 90,000 तुम कैरी फॉरवर्ड हो जाना, बच गया 0। 56,000 तुम एज इट इज बाहर आ जाना, 80,000 तुम भी एज इट इज बाहर आ जाना। इसका नेट कर लो, 135 प्लस 48 माइनस 26 माइनस 45, 1,12,000 तुम बाहर आ जाओ, और 1,25 तुम्हें भी काफी इंतजार करना पड़ा, तुम भी बाहर आ जाओ। 1,25 प्लस 1,12 प्लस 80 प्लस 56, टोटल 373। क्लियर है, बताइए यहां तक। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर सोहन, सोहन सोहन होना चाहिए था, सोहन नहीं सोहन, सबमिट द फॉलोइंग डिटेल। मिस्टर सोहन आपको ये डिटेल दे रहे हैं अपनी इनकम के बारे में, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। पर्टिकुलर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख रुपए उसकी सैलरी से इनकम है,
लॉस फ्रॉम द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, उसे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो गया 40,000 का। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, उसे चीनी के बिजनेस से 50,000 की इनकम है। लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस ब्रॉट फॉरवर्ड, और ये बिजनेस है डिसकंटिन्यूड 16-17 में 1/20 का लॉस। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 60,000, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000, देन डिविडेंड है, इनकम रिसीव फ्रॉम लॉटरी इनकम है, लॉट कार्ड गेम की इनकम है, एग्रीकल्चर की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 111 ए का, बैंक इंटरेस्ट है एफडी का, एंड आखिरी में पूछा है कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो दो बातें बतानी है, इनकम कितनी होगी और कितने लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये लीजिए, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट। ये लीजिए, चलें आइए क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आपको दिया गया है इनकम अंडर हेड सैलरी। सैलरी में आपको इनकम दे दी 3 लाख रुपए। उसके बाद आपको दिया गया है लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी 40,000 रुपए का आपको दिया गया है लॉस। क्लियर। इसके बाद आपको दिया गया है इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस कितनी है 50,000। इसके बाद आपको दिया गया है लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस है 16-17 का। एक बात बताइए, अगर प्रीवियस ईयर 16-17 का लॉस है, प्रीवियस ईयर 16-17, क्या मेरे असेसमेंट ईयर 22-23 में ये रेलिवेंट है या नहीं है? पहले तो ये सवाल है मेरा। प्रीवियस ईयर 16-17 का लॉस क्या मेरे रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 22-23 में काम का है या नहीं? देखिए, प्रीवियस ईयर 16-17 के बाद 17-18 एक साल, 18-19 दूसरा साल, 19-20 तीसरा साल, 20-21 फोर्थ ईयर, 21-22 फिफ्थ ईयर। तो प्रीवियस ईयर 21-22 इज द फिफ्थ ईयर, और ये वाले लॉसेस 8 साल तक वैलिड है। तो इसका मतलब ये लॉस मेरे काम का है। इस वाले लॉस को मैं एडजस्ट करूंगा, इस वाले लॉस को मैं एडजस्ट करूंगा। तो 1/20 का जो लॉस है, बताइए आप कहां एडजस्ट करेंगे? 1/20 का पुराना लॉस है, क्या आप दूसरे हेड में एडजस्ट कर पाएंगे या सेम हेड में ही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको? 1/20 के लॉस को क्या आप दूसरे हेड्स में एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं?
नहीं कर सकते सर, पुराने लॉसेज हैं ये, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आर ऑलवेज एडजस्टेड अगेंस्ट दी सेम हेड ऑफ इनकम। तो सेम हेड है तो यहीं से एडजस्ट करो, यहां लिखो सेट ऑफ आयरन और बिजनेस लॉस, जो कि कितना है 120, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितने हैं गिनती के 50,000, तो आप पूरा 50 एडजस्ट कर दो और एक टेबल बनाओ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, इसे साथ में ही बनाते रहना ताकि कंट्रोल बना रहे। तो 120 में से आपने 50 एडजस्ट कर दिया, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, बिजनेस लॉस ऑफ आयरन और बिजनेस 70,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लाइन देखिए, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 60,000 का, आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 60,000 का, ये 60,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होगा, ये 60,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 60,000, चल ये भी डिसाइड कर लेंगे, लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टर्म से होगा, लॉन्ग टर्म है आपके पास, अभी तक तो कहीं है ही नहीं ना, अच्छा नीचे है, इसलिए एक काम करिए पूरा कर लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपको 40,000, तो यहां लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000। अब एक बात बताइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 60,000 का, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 40,000 का, तो 40 में से 40 तो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का क्या करेंगे हम, कैरी फॉरवर्ड। तो यहां लिखिए 40 और 20 कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट AY, और यहां जो हम बना रहे थे यहां लिखिए कौन सा लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट डिविडेंड 5,000, ये आपकी इनकम है, डिविडेंड आपकी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें पहली इनकम है आपकी डिविडेंड, कितनी है 5,000, इनकम रिसीव फ्रॉम द लॉटरी विनिंग 50,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 50,000, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम 6,000, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम 6,000, एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, लिख के दे देना, एग्जामिनर को बता देना। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 111A में 10,000, सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो 10,000 रुपए का है इसे हम एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास बचा ही नहीं है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कहीं कुछ, तो हम इसे एडजस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म जो आपको लॉस हुआ है 111A का, इस शॉर्ट टर्म को अगर फ्यूचर में, ये पहले तो देखो ब्रॉड फॉरवर्ड है ना, ये एक मिनट रुको क्वेश्चन देख लो, ये पुराने साल का है ना, नहीं करंट का है, तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है
इसे एडजस्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म को एडजस्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म। क्या है हमारे पास लॉन्ग टर्म? नहीं है। अच्छा ये है तो, नहीं नहीं, ये तो मैंने यूज कर लिया ना। अच्छा मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, बचा नहीं है जी। तो अब हम फिर क्या करेंगे, इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर बचता तो हम इसे रखते, तो ये 10,000 रुपए भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 111 ए वाला। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडी, 5,000 का इंटरेस्ट है आपको एफडी पर। इंटरेस्ट ऑन एफडी 5,000। अब बताइए, इस वाले पूरे पार्ट में कहीं आपको लॉस है? नहीं। यहां आपको लॉस है? नहीं, यहां तो जीरो हो गए हो आप। क्या आपको यहां लॉस है? हाँ, लेकिन ये 20,000 आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो यहां भी आप जीरो हो गए। क्या आपको यहां कोई लॉस है? नहीं, यहां आप नील हो गए हो। क्या आपको यहां कोई लॉस है? नहीं, यहां तो इनकम है कितनी? 5 और 50 55 और 6 61 और 5 67,000। तो 67,000 रुपए की आपकी यहां पर इनकम आएगी। और पीछे क्या है? 3 लाख रुपए की आपकी ये इनकम है। अच्छा रुको रुको, 3 लाख ऐसे कैसे इनकम है? अभी तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो मैंने ट्रीट किया ही नहीं। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा। सेट ऑफ एचपी लॉस 40,000, तो यहां बचेगा 260, और ये 40 एडजस्ट हो जाएगा सैलरी इनकम से, तो यहां बचेगा जीरो। अब 2,60,000 प्लस 67,000, 260 प्लस 67, 3,27,000 रुपए। और ये तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। 326 अपना आ रहा है 327, 1,000 का कहाँ फर्क है? 5 50 6 और 5 66,000 रुपए, 66,000 रुपए। और ये आ जाएगा 3,26,000। और कैरी फॉरवर्ड कितने किए हमने? 7 और 2 9 और 1 10, 1,00,000 रुपए। 326, लॉस जो कैरी फॉरवर्ड किए वो 70 प्लस 20 प्लस 10, टोटल 30, 30 और 70 1,00,000। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताइए, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? नो? अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दिया जाए या कराया जाए? मतलब आगे के क्वेश्चन अब कराए जाएं या होमवर्क दे दिए जाएं?
सारे होमवर्क दे दो, नहीं ये गलत हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं पहले देख लूं कि आपको होमवर्क दिया जाना चाहिए या नहीं। अगर दिया जाना चाहिए होगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9, मैं कराऊंगा। मिस्टर ए फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड दिस डेट। मिस्टर ए ने आपको ये जानकारी दी है। क्या है जानकारी, सुनिए। इनकम फ्रॉम प्लेइंग ऑफ व्हीकल कंप्यूटेड एज पर बुक्स। ही ओन्ड 5 लाइट व्हीकल थ्रू आउट द ईयर, 3,20,000 रुपए। तो वो कहता है मेरे पास 5 व्हीकल हैं जिससे मैंने इनकम कंप्यूट करी है 320, और आगे लिखा है कंप्यूटेड एज पर बुक्स। बताइए क्या इनकम टैक्स वाले इस 320 की इनकम को कंसीडर करेंगे, या अपने हिसाब से जो उन्होंने फॉर्मूले आपको बताए थे टीजीवीपी में उससे कंप्यूट करेंगे। वो कहेंगे जी हम तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कौन से सेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? वो सेक्शन 44, 44 तीन सेक्शन थे, एडी, एडी ए, एई। कौन सा लगाएंगे? एई। फिर वो कहता है इनकम फ्रॉम द रिटेल ट्रेड ऑफ गारमेंट्स कंप्यूटेड एज पर बुक्स, अगेन बुक्स के हिसाब से है। सेल्स टर्नओवर है 1,35,70,000 रुपए। आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन कहता है मिस्टर ए हैड डिक्लेयर्ड एन इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 एडी फॉर द फर्स्ट टाइम in AY 21-22. Assume 10% of the turnover during the previous year was received in cash and balance through account pay check. तो जो भी आपका टर्नओवर रहा है उसका 10% आपको कैश मिला है, और बाकी आपको अकाउंट पे ही चेक से मिला है। ऑल द पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर वर ऑल्सो मेड थ्रू अकाउंट पे चेक और डेबिट कार्ड ₹7,50,000। ऐसा आपको इसलिए बोला गया है कि आपने सारी पेमेंट चेक से करी है, ताकि आप कल को ये झगड़ा ना करें कि सर मैं इसे डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा, मैं इसे ये बेनिफिट नहीं दूंगा। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए बोला गया है कि आप ऐसे अपना इनकम मतलब पेमेंट अपने अकाउंट पे चेक से कराए। उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है 1,00,000 रुपए का। आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए एंड उसकी टैक्स लाइबिलिटी बताइए विद रीजन फॉर योर कंप्यूटेशन। अपने कंप्यूटेशन के रीजन भी बताइए, ये एज्यूम करते हुए कि 115 बीएसई में नहीं जा रहा है कैलकुलेशन पर। ये एज्यूम करते हुए कि 115 बीएसई में नहीं जा रहा है, बताइए क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। दो बातें हैं यहां पर, एक यहां पर सेक्शन 44 एडी लगेगा और एक सेक्शन यहां पर 44 एई लगेगा। इनकम ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 44 एडी। बताइए 44 एडी में हमने क्या पढ़ा था?
कि जो टर्नओवर आपकी रहेगी कौन से में, कैश वाले में, उसका आप कितना परसेंट ले लेंगे? बताते रहो भाई। जो टर्नओवर आपकी कैश में होगी उसका कितना परसेंट ले लेंगे? 8%। और बाकी का 6। तो 1,35,70,000 में 10% टर्नओवर आपकी कैश में है। 1,35,70,000 का 10% का 8%। 1,35,70,000 का 10% का 8%, 1,08,560 रुपए। 1,08,560 रुपए। 1,35,70,000 का 90%, उसका 6%। 1,35,70,000 का 90% इंटू 6%, 7,32,780। 108,560, 8,41,340। टोटल बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD। अब आ जाओ सेक्शन 44AE। एई में हमने क्या पढ़ा था? लाइट व्हीकल गुड्स में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? 44AE याद दिलाओ जल्दी से। 7,500 रुपए एक दिन का। 7,500 रुपए एक दिन का। महीने का 7,500 इंटू 12 इंटू 5 व्हीकल, कितनी हो गई इनकम? 7,500 इंटू 12 इंटू 5, 4.5 लाख रुपए। तो अब टोटल बिजनेस इनकम कितनी हो गई? टोटल बिजनेस इनकम 4.5 प्लस 8,41,340, 12,91,340। अब बात बताएंगे आप लोग मुझे, ये जो मेरे को दिया गया है उसने खर्चा किया है अकाउंट पे ही चेक से किया है 7.5 लाख का, क्या इस खर्चे की कोई रेलेवेंस है जब मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ गया हूं? क्या इस खर्चे की कोई रेलेवेंस है जब मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ गया हूं? बोलिए। बोलो भाई बोलो। कोई रेलेवेंस नहीं है इसकी यहां पर। जब आप प्रिजम्पटिव में आ गए हैं तो आपके खर्चे डिसअलाउ थोड़ी करने हैं हमें। अब एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से, उम्मीद करता हूं आप आंसर करेंगे। मेरे पास 1 लाख रुपए के ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन है, पुराने साल के डेप्रीसिएशन है, पुराने साल के अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है, और मेरे पास 12,91,340 की इनकम है। क्या मैं इसमें से अनएब्सॉर्ब्ड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन माइनस कर लूं या नहीं करूं? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या मैं इसमें से माइनस कर लूं या नहीं करूं? हाँ या ना, कुछ तो बोलो अब। बोलो भाई बोलो, कहां सो गए?
करूं या नहीं करूं? चंचल ने बोला है नहीं। क्यों चंचल, क्यों नहीं? कारण बताइए, कारण, रीजन, रीजन। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है चंचल। सर डेप्रिसिएशन का खर्चा तो हमें वैसे भी अलाउ होता ही नहीं है ना जब हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन मुझे वैसे ही अलाउ नहीं है तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड हो या करंट ईयर का हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कैसा भी डेप्रिसिएशन हो, इफ दैट डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू मी, देन मैं पुराना लाऊं या नया लाऊं, मुझे वो अलाउ नहीं होगा। जब अलाउ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? यही मेरी टोटल इनकम बन जाएगी, यही मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। और अगर ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है 12,91,340, तो अब इसका टैक्स निकाल लो। टैक्स ऑन अबव, तो 12,91,340 पे अगर मैं टैक्स निकालूं, 12,91,340 का अगर मैं टैक्स निकालूं तो कैसे निकालेंगे आप? 12,91,340 में आप बोलेंगे फर्स्ट 2,50,000, उसकी एज क्या है? एज के बारे में कुछ बताया है आपको? कुछ बोला नहीं है। आप ये अज्यूम करेंगे कि वो नॉर्मल पर्सन है, 60 साल से कम का। तो पहले 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 2,50,000, देयर विल बी 5%। नेक्स्ट 5 लाख, देयर विल बी 20%। एंड ऑन बैलेंस, बैलेंस कितना बचेगा? 2,91,340, 30%। तो इंटू 30% प्लस 1,12,500, टैक्स आएगा 1,99,902 रुपए। इसके अंदर हम जोड़ेंगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 7,996। टोटल करेंगे 207,898, और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 207,900। 2,07,900 का इसका टैक्स आएगा। टैक्स लाइबिलिटी 2,07,900 इफ ऑप्टेड सेक्शन 44 AD। और अगर आप नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल बिना प्रिजम्पटिव के, तो फिर आप इस इनकम को लीजिए 3,20,000, और ये इसकी सेल्स है। रिटेल ट्रेड की इनकम दी हुई है, रिटेल ट्रेड की इनकम दी हुई है कहीं? रिटेल ट्रेड की इनकम, अच्छा नहीं, रिटेल में तो आप 44 AD ही ले रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल चलना चाहते हैं, मतलब 44 AE नहीं लेना चाहते हैं, तो आप 320 की इनकम लीजिए प्लस 44 AD लगाइए इतने पर, और फिर इसका टैक्स निकालिए। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी ये वाली। ये आपका होमवर्क में पार्ट है, करिएगा जरूर लेकिन इसको। क्लियर है यहाँ तक?
क्वेश्चन नंबर 10, होमवर्क है। 11 होमवर्क है। 12 होमवर्क है। 13 भी होमवर्क है। 14 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 है नहीं, ये 16 जो है ना, ये 15 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, ये 16 नहीं, ये 15 है। एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क। अब ध्यान से सुनिए, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को एज ए होमवर्क लेकर बैठ जाए, इन्हें कर लेना। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी क्वेश्चंस को आप प्लीज कर कर जरूर देखें, ताकि आप अपनी क्वेरी टाइम से पूछ पाए। जब हम अगली क्लास शुरू करेंगे उससे पहले आपको मौका दिया जाएगा आपकी क्वेरीज पूछने का इस चैप्टर से रिलेटेड, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। हम नया चैप्टर अगली क्लास में तभी स्टार्ट करेंगे जब आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो यू हैव अ टाइम, इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा होमवर्क में। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले हम इसके डाउट और क्वेरीज लेंगे। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इन क्वेश्चंस में, तो हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज दी नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेने वाले हैं, सेक्शन 115 BAC। इस पर बात करूंगा मैं आपसे अगली क्लास में। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही है। आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन अगर आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड दिस लाइव सेशन इन क्लास फॉर टुडे। नहीं, ये इन क्वेश्चंस के, हाँ एग्जाम के लिए ये इनफ है, बट अभी जैसे आपको मैं चैप्टर वाइज और क्वेश्चंस भेज रहा हूं धीरे धीरे, so you will get the questions of this chapter also gradually। बस 1-2 दिन, 3 दिन और ज्यादा, मतलब एक हफ्ते की मैक्सिमम आप मान के चलिए बात है, एक हफ्ते के अंदर आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज भी आपको इनकम अंडर हेड सैलरी के क्वेश्चंस ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट अगर आपने उस पीडीएफ को खोला होगा, 189 पेजेस के क्वेश्चंस हैं वो, और कितने क्वेश्चन हैं? 214 क्वेश्चंस हैं। सैलरी पर 214 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे ही आपको बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन ग्रेजुअली मिल जाएंगे, इस चैप्टर के भी मिलेंगे। रफली उसमें भी 50 या 60 क्वेश्चंस रहेंगे। आप उन सभी क्वेश्चंस को अगर एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने 15 क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हैं, इन्हें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, यकीन मानिए एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एनी अदर क्वेरी, डाउट, कंफ्यूजन? चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नए चैप्टर के साथ, बट उससे पहले क्वेरीज एंड डाउट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।